हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू ब्राइट पाथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 2 का। 1 घंटे में खत्म करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते जाएंगे पीवाईक्यू वाले उनको मार्क करवाता जाऊंगा। और यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंबाइंड डिस्कशन ऑफ पीवाईक्यू, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सारे पीवाईक्यूज देख लो, आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। और अगर कोई ऐसा है जो मैंने कवर नहीं करवाया, वैसे तो नहीं होगा, अगर है तो उसको भी उसमें कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का सेशन होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया आवाज़ कट रही है आपकी, हल्की सी आवाज़ मिस हो जा रही है। वो मिस नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो इसलिए वो आवाज़ है ना थोड़ी सी वैसी आपको लग रही है। बाकी कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 2 से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? मैंने कहा था यार हम लोगों ने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर लिया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया और रिक्वायरमेंट का रिव्यू भी करवा लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है रिव्यू करना। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिजाइन करना। यस, यही बात बताई थी। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप डिजाइन करना स्टार्ट कर दोगे ऐसे ही? नहीं। आपने एक बार रिक्वायरमेंट्स यूजर की लिस्ट कर ली, आप लोगों ने आपस में बातचीत की कि सॉफ्टवेयर को बनाना है, ये सारे यूजर के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप लोग कुछ कोटेशन भी तो दोगे, यूजर को कोट भी तो करोगे कि भाई 2 लाख लगेंगे, 4 लाख लगेंगे, अगर आपको जमता है तो बताओ। फिर वो आपको कहेगा नहीं यार ऐसा मत करो, 4 की जगह 3 कर लो, 3.5 कर लो, 3,99,000 कर लो, इस तरह की चीज कर लो। या फिर अगर 4 ही लोगे तो मेरे को एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये भी दे दो। तो ये सारी बातें भी तो होंगी बीच में, बिल्कुल। तो पहले आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करके कोटेशन भी तो बताओगे, टाइम कितना लगेगा ये भी तो बताओगे। तभी तो वो फाइनल आपको हाँ या ना करेगा। अगर हाँ करेगा तो हम उसका डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर का। ये साउंड होगी तो बिल्कुल यार प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं, कुछ नया नहीं है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, शेड्यूल एंड बजट रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। हमारा स्कोप की कितना समय लगेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हमारे रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, किस शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे, कितना बजट हमें रिक्वायर्ड होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में कोटेशन तैयार करना, फिर उसके बारे में हमारे क्लाइंट को बताना, ये सब आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। इसका पर्पस है इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो टाइम पे, विद इन द बजट एंड मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज। पहले मुझे रिसोर्सेज एस्टिमेट करने पड़ेंगे कि भाई मेरी इतनी टीम है तो क्या मैं इस सॉफ्टवेयर को मान लो मेरे पास 5 लोगों की टीम है, तो मैं बोल सकता हूँ जी मैं आपका प्रोजेक्ट जो है 11 मंथ्स में करके दूंगा। हो सकता है मेरे पास किसी बंदे के पास 10 लोगों की टीम हो तो वो कहे यार मैं तो 5.5 मंथ्स में आपको ये काम करके दे दूंगा। हो सकता है अगर कंपनी को जमता है कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे को जल्दी चाहिए, भले ही मेरा पैसा ज्यादा लग जाए, तो वो इस 10 लोगों वाली कंपनी पे जाएगी ना। या फिर मैं उन्हें कहूंगा अगर आपको 5.5 मंथ्स में चाहिए तो मैं अपनी टीम के 10 लोगों को काम पे लगाऊंगा। उस हिसाब से आपको मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज का एस्टिमेशन दे दूँ, टास्क कब तक होंगे, मेरे माइलस्टोन सेट कर दूँ, है ना, रिस्क एनालिसिस की। फिर आप ये मत कहना ये तो हमने भाई रिस्क वाला काम कर दिया आपके साथ जुड़ के ना, ये सब बातें नहीं। इसलिए मैं आपको सब कुछ पहले बता दूंगा, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या क्वालिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है। इसके अंदर बच्चों सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है, इसके अंदर हमें जो बेसिक चीजें डिस्कस करनी है वो यही है। फंक्शन पॉइंट्स, लाइंस ऑफ कोड, एक सेकंड रुक जाओ जरा। लाइंस ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स, यही है ना? फंक्शन पॉइंट्स है आपके आपके पास। और इसके बाद पुटनम मॉडल ऑफ रिसोर्स लोकेशन, चार चार है मेरे पास ना, कोको मॉडल। ठीक है। तो मैं आपके साथ मॉडल्स डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग, फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्स प्लानिंग है, और रिसोर्स प्लानिंग में भी हम लोग सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे। और फिर उसके बाद फाइनली मेरे पास है डिजाइन का पोर्शन। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर प्लानिंग क्या होता है। यस जी भैया, पता चल गई ये बात। बहुत बढ़िया। अब हम लोग पता लगाते हैं कि अगर कंपनी मेरे पास आती है, बोलती है मेरे को इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं साइज का एस्टिमेशन किस तरह से लगाऊंगा। देखो साइज का जो एस्टिमेशन है, थोड़ा पेन का साइज इंक्रीज करता हूँ। साइज का जो एस्टिमेशन है बच्चों, वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो बेस्ड ऑन एलओसी, और एक हो सकता है बेस्ड ऑन फंक्शंस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको, आप मेरे पास आए, आपने कहा यार मुझे ना एक बहुत लार्ज स्केल पे एक प्रोजेक्ट आपसे कंस्ट्रक्ट करवाना है सॉफ्टवेयर वालों, बताओ कितने पैसे लोगे। तो अगर मैं कहूँ यार मैं एक लाइन अगर कोड की लिखूंगा तो आपसे $1 चार्ज करूंगा, तो बताओ क्या ये वाला तरीका सही है? हाँ, एक तरह से सही है। अगर मैं 100 लाइन्स लिख रहा हूँ तो $100 ले रहा हूँ, 1000 लाइन्स लिख रहा हूँ तो $1000 ले रहा हूँ, अगर मैं 10,000 लाइन लिख रहा हूँ तो $10,000 ले रहा हूँ। ये सर नो जी भैया, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शंस, कि फाइनल फंक्शनैलिटी क्या आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, कितना कॉम्प्लेक्स है मेरा प्रोग्राम जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर है
उस हिसाब से मैं आपसे पैसा लूंगा। तो बताओ कौन सा आपको बेटर लग रहा है? भैया ये फंक्शन वाला ही बेटर लग रहा है, बिकॉज अच्छा प्रोग्रामर तो वो है ना जो कम लाइन में ज्यादा बात कह दे, जो कम कोड में ज्यादा चीजें एग्जीक्यूट कर दे, तो उसको तो कम पैसा मिलेगा अगर मैं इस अप्रोच से जाऊंगा, यस और नो? तो हमारी इंडस्ट्री में ये दो अप्रोचेस हैं, बेस्ड ऑन एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोड, और एक है बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंट्स। ये भी डिस्कस करूंगा फंक्शन पॉइंट्स का असल में क्या मतलब है, लेकिन ये दो अप्रोचेस मोटा मोटी काम करती हैं जिससे मैं सॉफ्टवेयर का साइज का एस्टिमेशन लगा सकता हूँ। ठीक है? तो वही लिखा, बिफोर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर we ought to give an estimate of software size, team needed to complete the software development, and actual cost of software development. We have various models for software size estimation, जिसमें सबसे पहला लाइंस ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइंस इन एक्चुअल कोड जो है, इससे हम लोग वैलिड एस्टिमेशन टेक्निक की तरह यूज करते हैं। ठीक है? मान लो ये मेरे पास गिवन है, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस सी आउट आई एंड एल। तो अगर पूछा जाए इसमें कितनी एलओसी है, मतलब लाइन ऑफ कोड कितने हैं, तो मैं कहूंगा दो है भाई एलओसी, सिंपल, वेरी सिंपल, यस। अब आप कहोगे भैया इसमें एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये, इसमें चार लाइन है। नहीं जी, ऐसे हम लोग नहीं काउंट करते। किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ। व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, जितने डिक्लेरेशन है सिर्फ उनको गिनते हैं, और एक्चुअल कोड और लॉजिक जो है सिर्फ उसको गिनते हैं, बाकी ब्लैंक लाइन और कमेंट लाइन को अपन नहीं गिनते। तो यहाँ पे दो ही लाइंस बनेंगी। ठीक है? एडवांटेजेस क्या है इसके? इजी टू काउंट होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। असल में मैंने सिर्फ इतना देखा, ये जो फॉर वाली लाइन है इसके लिए लगेगा एक एक लाइन लगी इसके लिए, और फिर ये सी आउट वाला जो है इस डिक्लेरेशन के लिए लगी दूसरी लाइन, सिर्फ इतनी लाइन असल में लगी है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कोड कैलकुलेशन, इजी टू काउंट, इजी टू कैलकुलेट, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता, और ये डिसकंटिन्यूड मॉडल है, इसको अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ भैया समझ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? दूसरा है फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन। इससे क्या करते हैं हम लोग, हर एक लाइन ऑफ कोड को, या हर एक, मैं कहूँ आपको जो यही समझ लो, हर एक लाइन ऑफ कोड को मैं कुछ पॉइंट्स असाइन करता हूँ। पॉइंट्स मतलब मैंने कह दिया ये जो है ना, इस ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है इसकी कीमत 5 है, और इसके अगली जो लाइन लिखी है उसकी कीमत 4 है। मतलब हर एक लाइन की क्वालिटी भी तो मैटर करती है। किसी लाइन में हो सकता है मैं बहुत ही ज्यादा तगड़ा और ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख दूं, और ऐसा हो सकता है किसी लाइन में एकदम अजीब सा डिफरेंट टाइप का कोड मैंने लिखा हो। तो हर एक लाइन को मैं पॉइंट दे दूंगा कि मान लो मैंने 5 लाइंस लिखी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उनके लिए मैं $5 चार्ज करूंगा। 4 ऐसी लाइन मैंने लिख दी जिनके लिए मैं $4 चार्ज करूंगा। फिर कुछ 3 मेरे पास ऐसी लाइन है जिनके लिए मैं $1 चार्ज करूंगा। तो बताओ टोटल कितने डॉलर चार्ज करूंगा? 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 1। तो ये मेरा टोटल पैसा, या फिर अगर साइज भी कैलकुलेट करना है इसी तरह से कर सकते हैं। तो फंक्शन पॉइंट्स मेजर सॉफ्टवेयर साइज फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव, फोकसिंग ऑन व्हाट फंक्शनैलिटी इज डिलीवर्ड। यहाँ पे मैं लाइन, हर लाइन की इक्वल कीमत नहीं है। जैसे मैं कहूँ इंडिया में अगर एक व्यक्ति है जो वोट देता तो सबका वोट इक्वल है, यहाँ कह रहा है हर लाइन इक्वल नहीं है, लाइन की फंक्शनैलिटी के बेसिस पे मैं उसको कुछ पॉइंट्स देता हूँ। इस अप्रोच को बोलते हैं फंक्शन पॉइंट्स अप्रोच। ठीक है? क्लियर है बात? इट इज अ टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड बेस्ड ऑन काउंटिंग फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे मैं फंक्शनल यूनिट, एक लाइन को एक फंक्शनल यूनिट की तरह लेके चलूंगा। तो 5 तरह की फंक्शनल यूनिट्स हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी? इंटरनल लॉजिक फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, और एक्सटर्नल इंक्वायरीज क्या होती हैं समझते हैं। इंटरनल लॉजिक फाइल्स क्या है? यूजर रिकॉग्नाइजेबल डाटा ग्रुप स्टोर्ड एंड मेंटेन विद इन द सिस्टम। कस्टमर डेटाबेस, ये समझ लो, अंदर की जो फाइल्स है जिनको मैंने स्टोर करके अपने पास रखा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर डेटाबेस की तरह इंटरनल लॉजिक फाइल्स। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स क्या होती हैं बताओ मुझे? डेटा यूज्ड बाय द सिस्टम बट मेंटेन्ड बाय एन अनदर सिस्टम। जो डेटा सिस्टम यूज कर रहा है लेकिन उसको मेंटेन कोई और सिस्टम कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ये यूज हो रही है एज ए इंटरफेस, बट इसको कोई एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहा है। एक्सटर्नल इनपुट्स मतलब जो मैं यूजर से इनपुट दे रहा हूँ, एक्सटर्नल आउटपुट जो मैं यूजर को आउटपुट दे रहा हूँ। एक्सटर्नल इंक्वायरीज, डेटा रिट्रीवल विदाउट अपडेटिंग द सिस्टम फाइल। जब इनपुट्स के अंदर चीजें अपडेट हो रही हैं तो मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल इनपुट। जब मैं आउटपुट ले रहा हूँ और चीजें जो है वो अपडेट हो रही हैं तो एक्सटर्नल इनपुट्स। लेकिन एक्सटर्नल इंक्वायरीज ऐसी चीजें हैं जिनको मैं रिट्रीव कर रहा हूँ विदाउट अपडेटिंग द सिस्टम फाइल्स। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंक्वायरी। जैसे यहाँ पे सर्च हो गया, सर्च करना है तो आप कुछ अपडेट थोड़ी कर रहे हो, यस और नो? जी, आप कुछ अपडेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ चीजों को सर्च कर रहे हो, ट्रैवर्स कर रहे हो। तो ये 5 तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं। कोई अगर पूछेगा फंक्शन पॉइंट मॉडल समझाओ तो ये वाला इतनी लाइंस लिखनी है। फिर ये 5 तरह की फंक्शन यूनिट्स होती हैं। एडवांटेज क्या है इसका? अर्ली एस्टिमेशन होता है, क्रॉस टेक्नोलॉजी कंपैरिजन, और प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग। कह रहा है आपने जावा का कोड लिखा, आपने सी प्लस प्लस का कोड लिखा। जावा में अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यस और नो? बिल्कुल। और सी प्लस एस में क्या लिखूंगा? मैं सी प्लस एस में लिखूंगा सी आउट। तो आप बताओ, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, ये सी आउट है, ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? या फिर ऐसा कहूँ अगर मैं, ज्यादा बड़ी लाइन किसमें है भैया? इसमें है। तो अगर कोई लाइन ऑफ कोड से जज करेगा तो कहेगा नहीं भाई जो जावा में कोड कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं मैं यहाँ पे फंक्शन के लॉजिक पे जाऊंगा। हर एक लॉजिक को मैंने कुछ पॉइंट्स साइन करने हैं।
कि इस बंदे ने ये वाला लॉजिक लिखा तो इस लाइन के 5 पॉइंट्स, और अगर ये वाली लाइन लिखी तो इस पॉइंट के दो, या फिर मान लो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने यहाँ पे लाइन ए लिखी, लाइन भी लिखी। एलओसी के हिसाब से तो भाई ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी हाईली कॉम्प्लेक्स लाइन है। जिस व्यक्ति ने ये कोड लिखा है उसकी हाई एक्सपर्टीज रही होगी, तो इसको मैंने 5 पॉइंट्स दिए, इसको मैंने 3 पॉइंट्स दिए, ऐसा नो। तो इस हिसाब से अब मैं पैसे की कीमत जो है वो लगाने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? जी, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आता है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होता है। यही एक न्यूमेरिकल है जो आता है एग्जाम में। और अगर आपको इतनी बातें जितनी समझाई उतनी समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है कि कितना साइज है या फिर कितना समय लगने वाला है किसी एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में, तो वो आप निकाल सकते हो यूजिंग फाइन फंक्शन पॉइंट मेथड। कैसे होता है बताते हैं, आ जाइए। ये स्टैंडर्ड टेबल है जो सबको याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेबल सबको याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया था, ये देखो। ये पांच क्या है मेरे पास, टाइप्स ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। तो अगर मेरा फंक्शनल यूनिट ई आई, ई ओ, ई क्यू, आई एल एफ, ई आई एफ, ये सब मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ये फंक्शन टेबल याद करके जाना है, कभी कभी एग्जाम में नहीं देता। तो ई आई, ई ओ, ई क्यू, आई एल एफ, ई आई एफ जो ऊपर लिखे वही फंक्शनल यूनिट्स हैं ये। अगर ये लो लो क्वालिटी के हैं या मैं कहूँ लो कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, तो एक EI का 3 पॉइंट होता है, एक EO का 4 पॉइंट होता है, एक EQ का 3 पॉइंट होता है, एक ILF का 7 पॉइंट होता है, एक EIF का 5 पॉइंट होता है। इसी तरह से अगर यही EI एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी का था तो उसके ये पॉइंट्स हैं। हाई कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये वाले पॉइंट्स गिवन है। सिंपल समझो यार। तुम जा रहे हो कहीं पे लेटस से जूडो करने, जूडो कराटे होता है ना, तो उसमें हर मूव का कुछ पॉइंट होता है। यस, अगर वो फटाफट हो रहा है या फिर लो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच मूव। अगर एवरेज है तो ये दिए, हाई है तो ये दिए, सिंपल सी बात। और इनसे हम लोग फाइनली टोटल फंक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो इस टेबल को याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है, गिवन द वैल्यूज बिलो कंप्यूट एफपी व्हेन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स वेइंग फैक्टर्स आर एवरेज। कह रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर्स या फिर वेटिंग फैक्टर्स एवरेज है। ये क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर्स और वेइंग फैक्टर्स अभी बताएंगे, लेकिन एवरेज बोल दिया मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो एवरेज है, और वेइंग फैक्टर भी एवरेज है। इतनी बात समझ में आई, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एवरेज है। इसका क्या मतलब है, अपना टेबल याद करेंगे। यहाँ पे मुझे यूजर इनपुट, यूजर आउटपुट, यूजर इंक्वायरी, यूजर फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस सबकी वैल्यू गिवन है। कि यूजर इंटरफेस की 5 लाइनें हैं, यूजर आउटपुट की 4 लाइनें हैं, यूजर इंक्वायरी की 35 लाइनें हैं, यूजर फाइल की 6 लाइनें हैं, और एक्सटर्नल इंटरफेस की 4 लाइनें हैं। तो बताओ टोटल फंक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? कैसे बताएंगे? अगर मैंने 50 मूव यूजर इनपुट के किए हैं और हर मूव को मैंने पॉइंट क्या साइन किया है, ई आई अगर एवरेज है तो एक का पॉइंट 4 है। यस और नो? तो 50 के पॉइंट कितने होंगे, 50 × 4। यस, जैसे जूडो कराटे में पॉइंट्स का हिसाब लगाया जाता है, सेम वही तरीका है यार ये। कुछ अलग थोड़ी कह रहा हूं मैं आपको करने को। मैंने आपको क्या बताया, फिर से समझेंगे आइए। मैंने आपको बताया कि आपने 50 लाइनें यूजर इनपुट के लिए लिखी, 50 आउटपुट के लिए लिखी, 50 इंक्वायरी के लिए लिखी, 6 यूजर फाइल के लिए लिखी, और 4 एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए लिखी। यहां इसने बोल दिया कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर जो है दैट इज एवरेज, दैट इज एवरेज मतलब एवरेज वाली ये जितनी वैल्यूज हैं, ये फैक्टर्स जो हैं, ई आई अगर एक ई आई की लाइन है तो उसका जो पॉइंट है वो 4 है। एक यू की लाइन है तो वो 5 पॉइंट लेती है। EQ वाली का 4 पॉइंट है, ILF का 10 पॉइंट है, और IIF का 7 पॉइंट है। ये स्टैंडर्ड टेबल है जो बनी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया बात समझ में आ रही है। तो ये एवरेज आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, वैल्यू यहाँ उठानी है। अब बोल रहा है बता दो अगर मेरे पास इतनी 50 यूजर इनपुट, 40 यूजर आउटपुट, 35 यूजर इंक्वायरी, 6 यूजर फाइल और 4 एक्सटर्नल इंटरफेस थे, तो सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता दो कि टोटल कितने मेरे पास फंक्शनल पॉइंट्स होने चाहिए। तो कुछ नहीं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ई आई एवरेज का पॉइंट 4 था, एक ईओ एवरेज का इनपुट 5 था, तो बस 40 को 4, 50 को 4 से मल्टीप्लाई, 40 को 5 से, 35 को 4 से, 6 को 10 से, 4 को 7 से, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वही किया, 50 × 4, 40 × 5, 35 × 4, 6 × 10, 7 × 4, और 628 मेरे पास क्या आया, UFP। क्या आ गया भाई, UFP। ये UFP होता क्या है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेट अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट बाय मल्टीप्लाइंग ईच फंक्शनल पॉइंट बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेट फैक्टर। इसको बोलते हैं UFP। UFP मतलब, UFP का मतलब होता है बच्चों अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। मैं इसको तो टोटल फंक्शन पॉइंट कहना भी पसंद करता हूं। तो आपने टोटल फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल ली क्या? जी निकाल ली। कह रहा है क्या बस इतने ही फंक्शनल पॉइंट्स हैं? नहीं, इतने फंक्शनल पॉइंट्स नहीं है, इतने फंक्शनल पॉइंट्स नहीं है। और आगे हम लोग इसमें क्या करते हैं, फाइनल फंक्शनल पॉइंट्स को निकालने के लिए जो यूएफपी वाली मेरे पास वैल्यू आई 628, इसको मल्टीप्लाई करते हैं CAF से। CAF क्या होता है? CAF होता है, ये दिया हुआ है, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी इटरेशन। एक मिनट, कहाँ गया,
जी, इसको बोलते हैं कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। देखो जितने हमारे इनपुट आउटपुट ये सब थे ना, इन सब की जो कंप्लेक्सिटी है वो 14 क्वेश्चंस से, 14 क्वेश्चंस। देखो मैं इसमें आपको डीप लेके नहीं जा रहा, जितना एग्जाम में पूछेगा उतना ही बता रहा हूँ, वरना बताने को मैं 1 घंटा भी इस चीज पे डिस्कशन कर सकता हूँ। सिर्फ समझते जाओ बात को, फालतू की बातें सोचनी नहीं है। आपने भी यूएफपी तक तो सॉल्व कर दिया, हाँ कर दिया। आपने एवरेज कॉम्प्लेक्सिटीज ने यहाँ पे बोली हुई थी वेइंग फैक्टर्स, वेटिंग फैक्टर्स एवरेज आपको दिए हुए थे, तो आपने वेटिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल किया। ये मेरे वेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो टेबल है इसमें वेटिंग फैक्टर्स हैं। तो आपने एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कह लो या एवरेज वेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके आपने अपने टोटल फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल ली जी। तो आप कहोगे भाई मैंने टोटल फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अगर आप फाइनल फंक्शन पॉइंट की वैल्यू एफ एफ पी निकालना चाहते हो तो आपको टोटल फंक्शन पॉइंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर से। और वो क्या होता है? हम लोग 14 क्वेश्चन यूजर से पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th, 12th, 13th और 14th, इस तरह के 14 क्वेश्चन यूजर से पूछे जाते हैं। मान लो यूजर ने कहा ये 14 क्या होते हैं, ये 14 ना कुछ फीचर्स होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यूजर, आप फर्स्ट वाला जो फीचर है उसको कैसा चाहते हो? एवरेजली चाहते हो, मॉडरेटली चाहते हो, हाईली चाहते हो? इस तरह की चीजें पूछता हूँ। मान लो यूजर ने कहा मेरे को पहले वाला हो या ना हो, एक ही बात है, एवरेज, ये एवरेज प्रायोरिटी रखता है। तो हर एक प्रायोरिटी का कुछ पॉइंट होता है, एवरेज प्रायोरिटी का पॉइंट है 3। समझ गए बात को? समझे नहीं समझे? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एस्पेक्ट रेटिंग, हर एक जो जितने मेरे 14 के 14 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं और उनके लिए मैं ये वाली एक्सपेक्ट रेटिंग यूज करता हूँ। अगर यूजर बोलता है नो, नो इन्फ्लुएंस, मतलब अगर ये वाला फीचर दोगे नहीं दोगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं कहूंगा इसकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है यूजर के लिए, तो इसको मैं 0 पॉइंट दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को 0 पॉइंट मिले। सेकंड क्वेश्चन को कहता है इंसिडेंटल, होगा तो भी ठीक है, तो मतलब होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं होगा तो चलो मैं बुरा नहीं मानूंगा, इस तरह की चीज। तो सेकंड क्वेश्चन को एक एस्पेक्ट रेटिंग मिली। थर्ड क्वेश्चन को उसने कहा नहीं भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है, तो उसको 5 रेटिंग मिली। इस तरह के हम लोग 14 क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी मेरे फंक्शन पॉइंट में चेंजेस करते हैं। तो मेरे को यूएफपी तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे निकालना है। फाइनल एफपी के लिए क्या करना है, जो यूएफपी ऊपर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है इन 14 क्वेश्चन के आंसर के एवरेज से। ये सी एफ क्या है, इन 14 क्वेश्चन को मैंने पूछा यूजर से। मान लो पहले का आंसर 5 था, दूसरे का आंसर 2 था, तीसरे का आंसर 3 था, इस तरह से पूछूंगा और डिवाइड बाय 14 करूंगा तो मेरे को एवरेज आंसर मिलेगा, यस और नो? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इन सबको करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, मिलेगी, यस और नो? उसको क्या करना है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 0.01 में और उसको प्लस करना है 0.65 में, और फिर ये जो मेरे पास पूरी वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं सी ओ एफ, सी एफ मतलब कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ये तरीका है। अब आप पूछोगे क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक बताओ, कोई लॉजिक नहीं है, तरीका है तो है। ठीक, आ रही है बात समझ में? तो वही लिखा है, कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोग निकालेंगे। जैसे इसने यहाँ पे मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ूं अगर मैं, बोला था कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है वो भी एवरेज है और वेटिंग फैक्टर वो भी एवरेज है। कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर जो है मतलब 14 जो क्वेश्चन थे उनका आंसर एवरेज है। एवरेज क्या है मतलब आंसर है 3। एवरेज के लिए मैंने क्या रेटिंग दी है, एस्पेक्ट रेटिंग ऊपर, एवरेज के लिए एस्पेक्ट रेटिंग है 3, तो मैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आया मेरे पास 42। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा मुझे, 0.1 से, सॉरी 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर मिलेगा 0.42, और इसमें 0.65 को प्लस करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा 1.07। ये क्या है, ये आया मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। यस, यू एफ पी आप ऊपर निकाल चुके थे 628, सी एफ आपने निकाल लिया 1.07, तो फाइनल फंक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, यू एफ पी मल्टीप्लाई बाय सी एफ, मतलब 628 मल्टीप्लाई बाय 1.07, दैट मीन्स 671.96 फंक्शनल पॉइंट्स। नहीं आई बात समझ में? आ गई जी, आ गई भैया। अच्छा मैं आपको पहले ही बताया था मैंने कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का साइज निकालना है, यस और नो? 2 सॉफ्टवेयर है, मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर है बताओ, इसको एलओसी अप्रोच है, तो आप इसमें नंबर ऑफ लाइंस गिनोगे, कहोगे भैया इसके अंदर 70 लाइंस है, यस। तो मैं 70 लाइन के हिसाब से अपनी पेमेंट डिसाइड करूंगा। जब मैं फंक्शनल पॉइंट अप्रोच को फॉलो करूंगा तो मैं फाइनल फंक्शनल पॉइंट्स मेरे पास आए, मेरे को पता चला कि 671.96 फंक्शनल पॉइंट्स रखता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर मेरी सॉफ्टवेयर में एक फंक्शनल पॉइंट है तो उसके मैं आपको $10 चार्ज करूंगा, तो इसमें 671 फंक्शनल पॉइंट्स है, तो बताओ कितने डॉलर चार्ज करूंगा? भैया यहाँ आप चार्ज करोगे 676 डॉलर। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं फंक्शनल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एलओसी से अच्छी अप्रोच है, लाइन ऑफ कोड की बजाय यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से मैं चीजें निकाल रहा हूं। आ रही है बात समझ में? हाँ भैया बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 671.96 आया है, अगर 10 फंक्शनल पॉइंट्स पर पर्सन मंथ में काम होता है
तो बताओ मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने कितने मंथ लगेंगे? 68.7% मंथ्स लगेंगे। मतलब इससे साइज कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें मैं निकाल सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? जी भैया, आ रही है बात समझ में? अगर नहीं आई कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से समझ आएगी। अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूट द फंक्शन पॉइंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डोमेन कैरेक्टरिस्टिक। वही दिया, नंबर ऑफ यूजर इनपुट, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरी, नंबर ऑफ फाइल, नंबर ऑफ यूजर इनपुट। पहले क्या करना है? पहले यूएफएम निकालना है, सॉरी यूएफपी निकालना है। यूएफपी मतलब बोलिए अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है। अनएडजस्टेड फंक्शन यूजर के इनपुट की 3 लाइनें थी। यस। और हम लोगों को इसने क्या बोला है? अज्यूम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडजस्टमेंट वैल्यू टू बी मॉडरेट। यहाँ मॉडरेट बोला है। तो इस हमें पता है कि अगर वेटेड आपकी वेटेड जो फैक्टर है वो आपको नहीं दिया। वेटेड फैक्टर मतलब हमने जो टेबल पढ़ा था उसमें यहाँ पे लो होता था, फिर एवरेज होता था, फिर हाई होता था। क्या यहाँ पे वेटेड फैक्टर की कोई बात की है? नहीं की। तो वेटेड फैक्टर हम लोग अपने आप से एवरेज ले लेंगे। इसने कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर बोला है। कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू क्या है? कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू थी उन 14 क्वेश्चन का आंसर। तो कह रहा है उन 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मॉडरेट है। मॉडरेट है मतलब मॉडरेट की जो वैल्यू है वो 2 है। चेक कर लो ऊपर, मॉडरेट की वैल्यू 2 है। तो 14 × 2 होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें यूएफपी निकालना है। नंबर ऑफ यूजर इनपुट 30, 42 है आउटपुट, 8 है इंक्वायरी, 7 है फाइल्स और यूजर इनपुट है 30। क्या करूंगा अब? एवरेज जो है, एवरेज वाली वैल्यूज यहाँ पे टेबल से लिख दूंगा। 4, 5, 4, 10 और 7। टेबल कहाँ है? ये रहा आपका टेबल। इस टेबल से 4, 5, 4, 10 और 7 मैंने लिख दिया। ठीक है। तो यूएफपी क्या आएगा मेरे पास? बोलो बोलो बोलो। यूएफपी आएगा 30 × 4, 42 × 5, 8 × 4, 7 × 10 एंड 30 × 7। यही किया, आंसर आया 642। ये क्या आया? अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट की वैल्यू। ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है? इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर से। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो मुझे मॉडरेट दिया, मतलब 14 क्वेश्चन, 14 का आंसर आया 2, मतलब 14 × 2 = 28। यस और नो? जी भैया, 28 आया। अब इस 28 का क्या करूंगा? इस 28 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 0.65 जोड़ेंगे। ये मेरे पास प्रोसेस है, ये करना ही है। इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढो। 28 के बाद इसमें 0.01 मल्टीप्लाई करना ही है और फिर उसमें 0.65 प्लस करना ही है। तो आंसर आएगा 0.93। ये आया मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट की वैल्यू 642 है ही है। कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर 0.93 आ ही गया। तो बताओ फाइनल फंक्शन पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी? 642 × 0.93, दैट इज 597.06 एफपी फंक्शनल पॉइंट्स। तो अब इससे मुझे कॉस्ट का हिसाब लगाना है, कितना समय लगेगा उसका हिसाब लगाना है, वो मैं लगा सकता हूँ आसानी से। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बच्चों पक्का एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थ्योरी इसकी आई होप समझ में आ गई होगी कि हर एक लाइन जो है कोड की उसको मैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा हूं और उस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से प्रोग्राम की कितनी गुणवत्ता है या फिर मैं कहूँ कितनी उसकी यू नो हैसियत है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। डन। हर एक लाइन को हमने यहाँ पे इक्वल नहीं बोला, हमने कहा जिस लाइन की जितनी कीमत उस हिसाब से मैं पैसा लूंगा। अच्छी अप्रोच तो यही है। मैं कह दूं भाई मैंने 100 लाइन लिखी है कोड की, ऐसा ना, तो मेरे को हर एक लाइन का $1 दो। इससे बढ़िया है कि मेरा कोड जो है उसमें 678 फंक्शनल पॉइंट्स हैं, तो मुझे हर फंक्शनल पॉइंट के हिसाब से पैसा दूं। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है, क्यों? बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। डन। क्लियर है बात? आई होप समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, काफी अच्छे से मैंने चीजें समझा दी है। मान लो यहाँ पे बोलते वेटिंग फैक्टर एवरेज नहीं है, वेटिंग फैक्टर हाई है, तो क्या करेंगे? जो टेबल है उसमें से हाई वाले कॉलम की जितनी वैल्यूज है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना। और बाकी जो अपना सी एफ है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी। कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट अगर यहाँ पे बोला है कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी हाई है, तो क्या करेंगे? 14 × 5, क्योंकि भाई हाई के लिए वैल्यू 5 है। तो 14 × 5, उसके बाद क्या आंसर आएगा? 14 × 5 जा, बोलिए, 70 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.65 का ऐड करेंगे। सिंपल, ये प्रोसेस है। ओके जी, क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास पुटनाम मॉडल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये भी हमारे पास तरीका क्या है? सेम वही वही चीज इसमें भी हम लोग कर रहे हैं। क्या? रिसोर्स प्लानिंग। क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी? रिसोर्स प्लानिंग। इसको बोलते हैं पुटनाम मॉडल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। कि एक पॉइंट पे अगर मैं यूजर से इसके लिए कुछ चार्जेस मांगना चाहता हूँ, पैसा मांगना चाहता हूँ, तो कितने पैसे मांगू? अगर मैं अपनी टीम से कुछ बंदों को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो कितने बंदे करूँ? इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए ये पुटनाम का मॉडल है जिसको यूज करते हैं। ये रेले कर्व पे बेस्ड है, विच वॉज ऑब्जर्व फॉर हार्डवेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन पावर एंड टाइम। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये जो कर्व है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेले कर, या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेले क्राइटेरियो इन योर क्लास नंबर 11th एंड 12th। याद नहीं होगा आप में से बहुतों को, तो उसी की जरूरत भी नहीं है। ठीक। सिंपल ये लिखना है, पुटना मॉडल जो है वो रेले रेले के जो ग्राफ है उस पर बेस्ड है। पर्सन्स
यानी कि मैन पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कहता है जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही किया है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही कम लोगों की जरूरत होगी जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही किया है। जब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा तो आपको और लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, प्रोजेक्ट में पड़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, भैया जैसे ही मेरा बैक एंड फ्रंट एंड हो गया, मैंने फ्रंट एंड वाली टीम को रिलीज कर दिया, फिर बैक एंड वाली को कर दिया, ऐसे ऐसे करके लास्ट में फिर से मेरे पास नंबर ऑफ पीपल जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो इसी को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। मैन पावर वर्सेस टाइम, आप डॉलर आप इसको अपना प्राइस से लेके देख लो। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ है तो कम पैसा लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा होगा, फिर क्या होगा, धीरे 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 फिर से पैसा जो है प्रोजेक्ट पे कम लगने लगेगा और इस तरह से मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ये ग्राफ मेरे पास बना है पर्सन यानी मैन पावर वर्सेस टाइम का, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने ऑक्यूपाई हुए होंगे इस पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसका मतलब होता है टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड, कि पूरे प्रोजेक्ट में कितने लोग लगे होंगे। समझ गए बात को, हाँ भैया समझ गए। असल में ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे कितने लोग ऑक्यूपाइड होंगे मेरे प्रोजेक्ट में। क्लियर है, बात समझ में आती है, हाँ भैया बात समझ में आती है, वही कह रहा है। तो इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, एम टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टू कैपिटल के स्मॉल ए टी स्मॉल ई यानी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए टी स्क्वायर। ये रिमेंबर ही करना पड़ेगा। कम नहीं पूछता इस पे क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा मत पढ़ो। मैं तो कहूंगा फिर आ जाए तो मुझे कुछ कहना मत, लेकिन हाँ पूछता नहीं है, मैंने देखा नहीं 3-4 साल में सवाल इस पे। ठीक है, तो मैन पावर इन पर्सन इसकी इक्वेशन ये है, एम टी इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू टू कैपिटल के क्या है वही अभी बताया, टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड। ए क्या है, ए हम लोग बोलते हैं ए फैक्टर है जिससे ग्राफ के कर्व में चेंज आ रहा है, और ए जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पता चलता है क्यूमुलेटिव मैन पावर कितनी है। उसका फॉर्मूला है के इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस एटी स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे बताओ जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा, मतलब ये मेरा वाई है ना जो नंबर ऑफ पीपल दिखा रहा है, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा मतलब जीरो टाइम पे, जब शुरू ही नहीं हुआ होगा तब कितने लोग लगे होंगे प्रोजेक्ट में, जीरो। तो वाई जीरो हमेशा जीरो होता है। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया होगा तो बताओ टोटल कितने लोग लग चुके होंगे। क्यूमुलेटिव मैन पावर मुझे बताता है कि एक पॉइंट तक कितने लोग लग चुके हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, रुको। ये मान लो ये आपका टाइम का ग्राफ है, जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5। मान लो 5 मंथ्स लगे हैं और उसके लिए ग्राफ बना है इस प्रकार से कुछ। ठीक है, 5 भी क्यों, मान लो 6 महीने लगे हैं, 6 महीने लगे प्रोजेक्ट करने में और ये वाला मेरा ग्राफ बना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक जब पहला मंथ में प्रोजेक्ट काम चल रहा था तो इस पॉइंट पे कितने लोग रिक्वायर्ड थे काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मैन पावर्स इन पर्सन पर यूनिट टाइम, जिसको मैं बोलता हूं एम टी। कि इस एक जब ये एक मंथ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग रिक्वायर्ड थे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ की स्लोप से, दैट इज डी वाई बाई डी टी, और उसका फॉर्मूला ये है। आ रही है बात समझ में, हाँ भैया आ रही है बात समझ में। ओके, क्यूमुलेटिव मैन पावर मतलब कि इस जीरो से लेके वन तक, मतलब ये एक महीना जो गया इसमें टोटल कितने लोग अब तक काम कर चुके हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव मैन पावर। और उसका फॉर्मूला है के ब्रैकेट में वन माइनस ई की पावर माइनस एटी स्क्वायर, जहां पे ए जो है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम का स्क्वायर। इससे सवाल नहीं पूछता बच्चों एग्जाम में, मत डरो। अगर मैं कहूं जीरो पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तब कितने लोग होंगे इसके अंदर लगे हुए होंगे काम में, तब हो गए भैया कोई भी नहीं लगा होगा तो जीरो। और जब मैं पूरा इन्फिनिटी तक, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तब एरिया अंडर कर्व क्या है, तब एरिया अंडर कर्व होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल जितने पूरे प्रोजेक्ट में जिन्होंने काम किया, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं है के। आ रही है बात समझ में, जी भैया बात समझ में आ रही है, बस यही है। इन फॉर्मूला से फिर भी क्वेश्चन पूछने की आशंका कभी कभी रहती है, तो इनको आप ध्यान से समझें और इनको रट लें। टाइम वेयर मैक्सिमम एफर्ट रेट अकर्स, इसको बोलते हैं टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई टू है। जैसे अभी बताया था ए गिव्स मी वन अपॉन टी स्क्वायर, ये तो मैंने बताया था। इसी को लिख लेते हैं अपन, टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू वन बाई ए मेरे पास फॉर्मूला आता है, और इस टी को टी डी बोल देते हैं बस। ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी। ठीक है जी, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेवलपमेंट का फॉर्मूला होता है 0.3935 इंटू के क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। टोटल नंबर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी लोग लगे थे काम करने में उनको बोलते हैं के। ठीक है, फिर सवाल होता है एवरेज रेट ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्डअप इज इक्वल टू एम नॉट बाई टी डी। एम नॉट क्या होता है, एम नॉट को बोलते हैं पीक मैनिंग, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस समय काम कर रहे थे, उसको कैसे निकालते हैं, के बाय टी डी अंडर रूट ई। ई की वैल्यू होती है 1.6, सबको पता है।
सब फॉर्मूलाज हैं, इनमें से तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टाइम वेयर मैक्सिमम एफर्ट अकर्स। ठीक है। जब मैक्सिमम एफर्ट अकर हुआ तब कितने लोग काम कर रहे थे, उसको बोलते हैं पीक मैनिंग। क्या बोलते हैं? पीक मैनिंग। ठीक है जी। पीक मैनिंग, जहां पे टीडी मुझे बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम काम हो रहा था। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ए असल में करता क्या है, ये ग्राफ है ना, अगर ए की वैल्यू है छोटी, अगर ए की वैल्यू है छोटी दैट मीन्स टाइम है बड़ा, मतलब ग्राफ का ये जो फैलावट है वो ज्यादा होगी। अगर ए है बहुत बड़ा दैट मीन्स टाइम होगा छोटा। ए की वैल्यू बढ़ा दूंगा, टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का। श्रिंक हो गया ना ग्राफ जी, श्रिंक हो गया। तो यही मेरा ए जो है काम करता है। आ रही है बात समझ में जी भैया? टीडी मुझे क्या बताता है? टीडी मुझे बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा काम हो रहा था। ठीक है। और जब सबसे ज्यादा काम हो रहा था तब कितने लोग इन्वॉल्व थे, वो पता चलता है पीक मैनिंग से, यानी एम नॉट इक्वल्स टू के अपॉन टी डी अंडर रूट ई। ठीक है। क्लियर है? और एवरेज रेट ऑफ बिल्डअप क्या है? एवरेज रेट ऑफ बिल्डअप होगा जितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एम नॉट जब पीक टाइम में काम हो रहा था डिवाइड बाय टी डी। ये है एवरेज रेट। आई बात समझ में? हाँ, इतना आसान है, तीन खाली पॉइंट्स याद कर लो, बाकी डेफिनेशन और वो ग्राफ तो सबको याद रहता है ही। बस और कुछ पूछेगा नहीं आपसे। क्वेश्चन आया था ये 2019 में नहीं आया था, 2009 का ही सवाल है। वहीं का सवाल उठा के लाऊं, उसके बाद मुझे दिखा नहीं कोई सवाल। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो कि 95% ईयर्स लेता है। ठीक है। 95% ईयर्स का क्या मतलब है? मतलब 95 ईयर्स लेता है। बट 95 ईयर्स लेता है और आपने यहाँ पे पर्सन ईयर्स लिखा है, इसका क्या मतलब है? अगर पांच लोग इस 95% ईयर्स वाले प्रोजेक्ट को करेंगे तो मुझे बताओ ये कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा? तब ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा 95/5, यानी कि कितना देगा भाई मुझे आंसर? 19 ईयर्स में। यस। अगर इसी 95% ईयर वाले प्रोजेक्ट के ऊपर मान लो मैं कह दूं कि 90 लेता था, मतलब 90% ईयर्स ये प्रोजेक्ट लेता है, और 15 लोगों को मैंने इस पे काम में लगाया, तो ये कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा? 6 साल में खत्म हो जाएगा। यस और नो? जी भैया। कुछ भी नहीं करना, पर्सन ईयर का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं व्हाट इज अ पर्सन ईयर? पर्सन ईयर मतलब एक प्रोजेक्ट को करने में कितने लोगों के घंटे, कितने लोगों के साल लगेंगे। यहाँ 95% ईयर्स दिया है। 95% ईयर्स में, या 90% ईयर्स का एग्जांपल ले लो कि 90% ईयर्स है, अगर मैं कह दूं ये काम तुम्हें 10 साल में करना, तो कितने लोग लगेंगे? 90 डिवाइड बाय 10, दैट गिव्स मी 9 लोग। यस। एंड इट इज अदर वे अराउंड। 90% ईयर का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं 9 लोगों को अगर सप्लाई कर दूं तो कितने सालों में काम हो जाएगा? 10 सालों में काम हो जाएगा, सिंपल। आ रही है बात समझ में? कह रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी कॉस्ट है 95% ईयर्स इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 9 मंथ। ये प्रोजेक्ट मुझे 1 घंटा 9 साल में कंप्लीट करना है। पीक मैनिंग बता दो, एवरेज रेट ऑफ सॉफ्टवेयर टीम बिल्डअप बता दो। तो मुझे बताओ, ये पूछ रहा है पीक मैनिंग। पीक मैनिंग का क्या मतलब है? बोलो बोलो। पीक मैनिंग भैया, एम नॉट इक्वल्स टू व्हाट? एम नॉट इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, एम नॉट इज इक्वल्स टू, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, के डिवाइड बाय टी डी अंडर रूट ई। यही फॉर्मूला है जी भैया, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो मेरे पास के है क्या? अभी तो नहीं है। कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो कि प्लान्ड है टू कॉस्ट 95% ईयर्स। तो आपको यहाँ पे दे दिया ना कि 95% ईयर्स की कॉस्ट के लिए वो तैयार है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैक्सिमम, या फिर जब मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा? उसको टाइम लगा होगा 95% के ईयर्स का, तो के को हम लिख लेंगे 95। ठीक। ठीक है जी भैया। फिर बोल रहा है टाइम पीरियड आपको लगेगा 1 ईयर 9 मंथ्स, तो टीडी निकाल लो, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स इक्वल टू 1.75 ईयर्स। ठीक है। अब कह रहा है पीक मैनिंग बता दो, नंबर ऑफ मैन कितने लगे होंगे? अब यही तो करके बताया मैंने इधर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, क्या है भाई? सिंपल, टाइम 95 डिवाइड बाय 1.75 अंडर रूट ई। यस, ये फॉर्मूला अभी तो पढ़ा, एम नॉट इक्वल टू के अपॉन टी डी अंडर रूट ई, जहां पे ई 1.6 है। तो एम नॉट आएगा 33.928, यानी कि इसका अपर बाउंड लेते हैं अपन 34%। 34 लोग लगेंगे। ठीक है। एवरेज रेट क्या होता है? एम नॉट बाई टी डी। तो 33.928 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू 19.38, इसका भी अपर बाउंड लेंगे यानी कि 20। सिंपल। कि एवरेज रेट आएगा 20, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 34। बहुत अजीब सा टॉपिक है, मुझे भी पता है। ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। हल्की हल्की चीजों को कनेक्ट करो, बाकी बस रट के जाना है एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है भाई कोकोमो मॉडल। क्या है ये कोकोमो मॉडल? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल।
ये भी अपना सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल ही है। इसको बैरी बोम ने ही दिया था। जैसे बैरी बोम ने, अभी हम लोगों ने देखा था कि स्पाइरल जो हमारा मॉडल था ऊपर, वो भी उन्होंने दिया था, तो कोकोमो मॉडल भी बैरी बोम ने दिया था। एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है जो एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इन के एलओसी। अगर इस मॉडल को आपको यूज करना है तो आपको पहले एलओसी मतलब कितनी लाइन ऑफ कोड है वो पता होनी चाहिए, और वो पता होनी चाहिए किलो लाइन ऑफ कोड में। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर कह रहा हूँ यार, क्या हो रहा है मुझे, 1000 मीटर, यस और नो जी भैया। तो उसी तरह से के एलओसी मतलब किलो लाइन ऑफ कोड, ये भी एक तरीका है लाइन ऑफ कोड को दिखाने का। तो 1 KLOC कितना होता है, 1 LOC मतलब अगर एक प्रोग्राम है जिसमें 1000 लाइन कोड की लिखी है तो मैं कहूंगा ये 1 LOC का, अभी ये 1 किलो LOC का कोड है। क्लियर है जी भैया, बात समझ में आती है। यहां से क्वेश्चन पूछता है लेकिन थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल कोई आपसे नहीं पूछेगा। 3 मोड होती है कोकोमो मॉडल में ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड। ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच मोड, एम्बेडेड मोड क्या होता है समझते हैं। ऑर्गेनिक मोड में हम लोग स्मॉल और सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लेते हैं जहां पे एक्सपीरियंस टीम, फैमिली एनवायरनमेंट होता है, जैसे सिंपल पेरोल सिस्टम, बेसिक एडमिन सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीजें। सेमी डिटैच मोड में क्या लेते हैं, मीडियम साइज के प्रोजेक्ट जिसमें मिक्स टीम का एक्सपीरियंस हो, कंपाइलर्स, डेटाबेस सिस्टम के साथ मुझे डील करना। एम्बेडेड मोड में रियल टाइम, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं मुझे डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ चीजें सॉफ्टवेयर बनवानी है तो एम्बेडेड मोड में आता है। सेमी डिटैच में समझ लो थोड़ा सा LMS बनवाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ये सब सेमी डिटैच मोड में आता है। फिर है टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल भी आपका 3 तरह का है, बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और डिटेल्ड कोकोमो। बेसिक कोकोमो क्या कहता है, ये सिर्फ एफर्ट और टाइम के एलओसी के बेस पे बता देता है, सिंपल है लेकिन लेस एक्यूरेट है, आप इसको समझ लो एलओसी वाला मॉडल ही है बस। इंटरमीडिएट ये कॉस्ट ड्राइवर, कंप्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी, इन चीजों को भी लेता है। और डिटेल्ड कोकोमो जो है ये तो प्रोजेक्ट को बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, फिर मुझे कॉस्ट के बारे में बताता है। एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल टू यूज है, एक्चुअल प्रोजेक्ट के डेटा पे है, प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प करता है, और क्योंकि अभी रिसेंटली दिया गया है तो आज तक वैलिड है और इसी का ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या करना है इसके लिए भी इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, इस टेबल को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें मेरे समझाने का कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ पढ़ते जा रहा हूं देखो। कोई इसलिए ये कमेंट मत करना, ये मत कहना भैया आप तो पढ़ के चले गए और क्या करता, अंग्रेजी लिखी है, अब इसको समझा समझा के भी कितना ही समझा दूं, यस और नो। तो ये टेबल है, जब तक ये टेबल याद नहीं होगा, अगर कोकोमो मॉडल का क्वेश्चन आ गया सॉल्व नहीं होगा। इस टेबल को याद कर ले, ठीक है जी। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कोकोमो मॉडल पे, गिवन सॉफ्टवेयर एलओसी वाज कैलकुलेटेड आउट टू बी 20 KLOC। इसने बोला कि एक गिवन सॉफ्टवेयर था, उसकी के जो जो मैंने एलओसी निकाली तो 20 KLOC आई। ऑर्गेनिक था नेचर में, ठीक है। गिवन एफर्ट इज 55.75 पर पर्सन मंथ्स, ड्यूरेशन है 11.52 पर्सन मंथ्स, और टीम साइज है 5 मेंबर्स का। तो इसके लिए कोकोमो मॉडल का डेटा को वेरीफाई करना है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, प्योर फॉर्मूला बेस्ड चीज और नहीं पूछे एग्जाम में, डोंट वरी, फिर भी बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला है एफर्ट निकालने का, फॉर्मूला है ड्यूरेशन निकालने का यानी कि टाइम निकालने का, एफर्ट यानी कि टीम का साइज निकालने का। ठीक है, एक सेकंड गड़बड़ कर दी क्या, एफर्ट का, हाँ, टोटल एफर्ट निकालने का, या फिर मैं कहूँ पर्सन मंथ्स निकालने का। ठीक है, टाइम निकालने का, और यहाँ एक्चुअल टीम का साइज निकालने का। टीम का साइज क्या हुआ, टीम का साइज तो सबको पता है क्या होता है भैया, टीम का साइज होता है टोटल एफर्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम, आ जाता है उससे। ठीक है, इसमें तो कोई कुछ डिस्कस करना है नहीं। इन दोनों का फॉर्मूला होता है DE इक्वल्स टू ABC की पावर BB, और ये जो आपका टाइम है इसका फॉर्मूला होता है CB, और फिर DE की पावर DB। कहोगे भैया ये सब चीजें क्या है, ये देखो टेबल है ना, टेबल वाली वैल्यू रखनी है उठा के, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक सेकेंड दिखाता हूँ रुको, ये टेबल था ना ऊपर, ये रहा तुम्हारा टेबल, यहाँ पे गिवन है वैल्यूज। अगर ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड, अगर ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो AB की वैल्यू 2.4 है, BB की वैल्यू 1.05 है, CB की वैल्यू 2.5 और DB की वैल्यू 0.38 है। सेमी डिटैच है तो AB की वैल्यू 3.2 है, BB की वैल्यू 1.12 है, CB की 2.5 है, DB की 0.35 है। याद करनी है सब चीजें, ठीक है। अब देखना, इसने मुझे बोला है कि 20 KLOC गिवन है, सिर्फ आपको ये डाटा चाहिए 20 KLOC, और इससे आप निकाल सकते हो एफर्ट। कैसे, क्योंकि इसने यहाँ पे मैं बोल दिया था ऑर्गेनिक मॉडल है, तो क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉडल है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉडल है तो AB है, सॉरी, तो C मेरे को पता है, C क्या है, लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड क्या है 20, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 20। ठीक है, फिर कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो AB के साथ, AB की वैल्यू टेबल से उठाएंगे। ऑर्गेनिक के लिए AB की वैल्यू 2.4 है, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 20, और इसकी पावर BB की पावर उठा लो, ऑर्गेनिक की क्या है 1.05, 1.05 से इसको रेज कर दिया तो आंसर आया 55.75 पर्सन मंथ्स।
तो ये मेरे पास एफर्ट आ गई या पावर आ गई। ठीक है, फिर कह रहा है टाइम निकालो कितना, या फिर ड्यूरेशन निकालो कितनी लगेगी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। क्या कह रहा है, सी बी, और इसके अंदर क्या लिखना है, डी, मतलब जो अभी आपने एफर्ट निकाला है उसको लिखना है, और रेस टू द पावर डीबी। तो सीबी और डीबी की पावर देख लो, ऊपर सीबी की पावर है 2.5 ऑर्गेनिक के लिए, और डीबी की पावर है 0.38, तो वही करना है। 2.5, ये मेरे पास 55.75 आया था, रेस टू द पावर 0.38 क्या आया, 11.52 मंथ्स, ड्यूरेशन आई 11.52 मंथ्स। टीम साइज क्या होगा, डी बाई डी डी, मतलब कितने परसेंट मंथ्स लग रहे हैं, 55.75, कितना टाइम लग रहा है, 11.57 मंथ्स। तो 55.75 मंथ्स की पावर लेने के लिए 11.52 मंथ्स में कितने परसेंट लगेंगे, 55.75 डिवाइड बाई 11.52, आंसर आएगा 5। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा था कि वेरीफाई करके दिखा दो इसको यूजिंग कोकोमो मॉडल, तो वेरीफाई हो गया। एफर्ट 55.75 हमारे पास आया, गिवन भी यही था। ड्यूरेशन 11.52 मंथ्स हमारे पास आई है, गिवन भी यही थी। और टीम साइज 5 मेंबर का था, हमारे पास भी वही आया, वेरीफाई कर दिया। नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि इस टेबल को अगर कोई याद नहीं करेगा तो कैसे एग्जाम में जाके सॉल्व कर देगा। ऐसा और नो जी भैया, सही कह रहे हो। बस यही थे हमारे पास 4 मॉडल्स। फिर से अगर आपको एक बार मैं फिर से चीजें थोड़ी सी समझाऊं, थोड़ी सी समराइज करने की कोशिश करूं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है सॉफ्टवेयर प्लानिंग को। सॉफ्टवेयर प्लानिंग में हम लोगों ने सबसे पहली अप्रोच क्या पढ़ी थी, एलओसी, लाइन ऑफ कोड की। सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी लाइन ऑफ कोड लग रही है उतना पैसा ले लेता हूँ। मैंने कहा ये अच्छी अप्रोच नहीं है, यूज करो फंक्शनल पॉइंट की, क्योंकि हर एक लाइन जो है उसकी अलग वैल्यू होती है। तो हर एक लाइन की वैल्यू हम लोग फंक्शन पॉइंट से निकालेंगे। फंक्शन पॉइंट के लिए क्या कर रहे थे, फंक्शन पॉइंट के लिए पहले वो अपना टेबल याद करेंगे। यहाँ पे लो, एवरेज और हाई का वो टेबल हमें भी याद रहेगा। यस और नो, हमारे पास 5 फंक्शनल पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यू एफ पी निकालते हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, जो कि क्या होता है 14 इंटू, अगर एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडरेट है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, या तो एवरेज या तो मॉडरेट ही आपसे पूछेगा। फिर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 0.01 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें 0.65 का प्लस करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर आता है। फिर फाइनली जब मेरे को एफ पी निकालना होता है फाइनल फंक्शन पॉइंट, तो वो होता है यूएफपी मल्टीप्लाई बाय सी एफ। यस, याद है, हाँ भैया याद है, बस। फिर थर्ड मॉडल हमने क्या पढ़ा था, थर्ड मॉडल हम लोगों ने पढ़ा पटनम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल। उसमें क्या था भैया, पटनम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल में ये था कि इस तरह का ग्राफ होता है जो मुझे बताता है मैन पावर वर्सेस टाइम, कि जैसे जैसे मैन पावर बढ़ती है, सॉरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और चौथा हमने कौन सा मॉडल पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा कोकोमो मॉडल। यस, कोकोमो मॉडल क्या करता है, कि ऐसा मॉडल है जिसको बैरी बोम ने दिया, सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जो सिर्फ एक टेबल है हमारे पास, हमें सिर्फ पता होना चाहिए लाइन ऑफ कोड कितना है, उससे कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी ड्यूरेशन होगी, सब हमें इससे पावर कितनी लगेगी सब बता देता है, सिर्फ मुझे लाइन ऑफ कोड पता होना चाहिए, सिंपल। तो ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। मैं एक अजम्पशन लगाती है कंपनी कि यार अगर ये वाला सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो हमारे पास्ट जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है उसके हिसाब से, पास्ट कोड्स में हमें इतना लगता था तो ये वाला कोड है, इससे मेरे हिसाब से गेस तो ये है कि इतने इतने लाइन ऑफ कोड लगेंगी, उस हिसाब से हम लोग रिसोर्स कोड करते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा, कितने टीम मेंबर हम सप्लाई करेंगे और कितना टाइम हम लोग लेंगे। बात समझ में आई क्या। अब एक बार जब हम लोगों ने ये सारी चीजें एस्टिमेट कर ली, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स इंश्योर्स दैट टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट प्रेडिक्शंस फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर रियलिस्टिक, अचीवेबल, कंसिस्टेंट विद प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। फिर हम लोग ये सारी चीजें जो है अपने क्लाइंट को बताते हैं, क्लाइंट फिर सोचता है और हमें बताता है उसको चाहिए चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग अपने रिसोर्स को वेस्ट करने से बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। अंडर एस्टिमेशन करने से बचते हैं, डेडलाइन हम लोग मिस नहीं करते। इट इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट जजमेंट, हिस्टोरिकल डेटा कंपैरिजन, मल्टीपल एस्टिमेशन मेथड्स, रिव्यू एंड रिफाइनमेंट। क्या होता है, हम लोग एस्टिमेट्स लगा के देते हैं यूजर को कि भाई इतना पैसा हम तुमसे लेंगे, तो वो देखता है कि इस कंपनी ने पहले भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया, जितना एस्टिमेट कर रहे हैं क्या वो मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स को वैलिडेट किया जाता है। फिर मान लो अगर कंपनी राजी हो जाती है, हाँ भाई इस सॉफ्टवेयर वाले बनाने वाले डेवलपर को हमें काम देना है, फिर हमारी कोडिंग वाला पार्ट शुरू होता है। उससे पहले क्या करते हैं, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग, यस और नो जी भैया, तो डिजाइनिंग भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं आपको याद हो स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल एवोल्यूशनरी टाइप का मॉडल था, जिसमें मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर सरप्राइजेस कैन अकर एनी टाइम। रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूस दैट चांस ऑफ सर्वाइवल।
कहता है आगे जाके हो सकता है कि कोई नया सरप्राइज आ जाए, कोई नई दिक्कत आ जाए, तो हम लोग पहले से ही सोच के चलते हैं, आइडिया लेके चलते हैं कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, और ताकि उनको बाद में मैनेज किया जा सके। तो सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस, प्रायोरिटाइजेस एंड कंट्रोल्स रिस्क टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, शेड्यूल, क्वालिटी एंड टीम मोरल, देयर बाय इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। हम लोग पहले से ही सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, सॉफ्टवेयर रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि टीम का मोरल कभी डाउन ना हो, टीम हमेशा प्रोजेक्ट के सक्सेस से लालायित रहे। ठीक है। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनप्लेजेंट हैपनिंग दैट कैन थ्रेटन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। इम्पैक्ट, अगर रिस्क आ गया तो क्या क्या होगा? कॉस्ट बढ़ सकती है, शेड्यूल जो है वो डिले हो सकता है, सक्सेस पे दिक्कत आ सकती है, क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, और टीम का मोरल जो है लोअर हो सकता है। ठीक है। रिस्क किस किस तरह के होते हैं भाई? रिस्क जो है ड्यू टू डिपेंडेंसी, ऐसा हो सकता है मैं किसी एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट था, अब उसने जब काम पूरा नहीं किया तो होगा क्या? भैया उसने काम पूरा नहीं किया तो मेरा प्रोजेक्ट भी अटक गया, यस और नो? बिल्कुल। तो ड्यू टू डिपेंडेंसी, जब आप प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हो, या फिर आप किसी और अपनी कंपनी के किसी और ग्रुप पे डिपेंडेंट होते हो और उसने काम टाइम पे नहीं किया, या फिर आपने कोई रॉन्ग इनपुट ले लिया कस्टमर से, तब होता है। ड्यू टू रिक्वायरमेंट इशूज, आपने रिक्वायरमेंट ही ढंग से नहीं दी थी, यस और नो? लैक ऑफ क्लियर प्रोडक्ट विजन, लैक ऑफ अग्रीमेंट ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स और रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर ने कहा मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, एस्टिमेट उस हिसाब से दे दिया, कॉल करके कहता है मुझे भाई ये तो बनवाना ही नहीं था, कुछ और बनवाना है, तो इससे भी दिक्कत आती है। यस। वेन मैनेजमेंट इज पुअर, जब मैनेजिंग करने वाला ही पुअर हो, वो अपना काम ही ना देख रहा हो, कह रहा है अरे यार तेरे को भी कुछ काम चाहिए क्या, तू ऐसा कर ले, ये वाला काम तू कर ले, ये तू कर ले, मैं एक्सपर्टीज पे देख ही नहीं रहा, मैं ढंग से डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं रहा, मैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर ही नहीं रहा, तो मैनेजमेंट की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, रिस्क आ सकते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में। क्लियर? ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन, मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही ढंग से नहीं करी, यस और नो? एक टीम ने काम करके दे दिया, उसने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से की नहीं, तो क्या दूसरी टीम उसके किए गए काम को समझ पाएगी? कभी नहीं समझ पाएगी, उसे समझ ही नहीं आएगा क्या करके भेज दिया है। तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन, नो एक्सपीरियंस और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की वजह से भी रिस्क आ सकते हैं। रिस्क है क्या? रिस्क का मतलब है यार कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, बस इसी को रिस्क बोलते हैं, और कुछ थोड़ी है रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, सबको पता है, तो अगर थोड़ी बहुत रिस्क हम लोग नहीं लेंगे तो आगे का काम नहीं होता। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज करें, लेकिन अगर फिर भी रिस्क हो जाए तो दो तरह से रिस्क को मैनेज किया जाता है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स में तो आ ही जाता है, और 5 में भी पूछ लेता है, 5 में तो मुश्किल है, 2.5 में तो पूछता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, एक है मेरी रिस्क असेसमेंट और एक है मेरी रिस्क कंट्रोल। इनका डिफरेंस आ सकता है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। ठीक है। रिस्क असेसमेंट में क्या है? रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को समझो और फिर उसको अपने काम से पहले प्रायोरिटाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा था, एक टॉपिक मुझे मुश्किल लगा, मैंने कहा यार आज मन नहीं करा, कल पढ़ेंगे, तो होगा क्या? मैं अपना अगले दिन का लेक्चर तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन ये जो लेक्चर मैंने छोड़ दिया था ना भैया, ये जो लेक्चर मैंने छोड़ दिया था, उस पे भी मुझे काम करना पड़ेगा दोबारा से। यस और नो? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। तो थोड़ा थोड़ा काम मुझे उस पे भी करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई जी? ठीक है। पहले मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर रिस्क की एनालिसिस करूंगा, और फिर रिस्क को प्रायोरिटाइज करूंगा। एक एक लाइन की डेफिनेशन ठीक है, यही पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछता। और आपको पॉइंट्स एक बार क्लियर हो गए तो आप बना के तो लिख ही सकते हो। अगर आपको लगता है भैया ये नोट्स जो है आपने पॉइंट्स में बनाए हैं, डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं, 200 पेजेस के नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, वो भी दे देता हूं, जिससे आपको पढ़ना उससे पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। रिस्क कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, पहले रिस्क को एसेस किया, फिर उसकी एनालिसिस की, और फिर अपना प्रोजेक्ट तो साथ साथ चलाया ही, लेकिन धीरे धीरे रिस्क को भी सॉल्व करते गए, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है भाई रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल मतलब आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, हर चीज कर ली, यस और नो? अब आप उसको कंट्रोल करोगे। देखो, रिस्क असेसमेंट हो या रिस्क कंट्रोल हो, ये दोनों मैनेजमेंट के प्रोसीजर है। एक तरीका तो है रिस्क आ चुका है, उसको कंट्रोल करेंगे कैसे? भाई हमेशा उस रिस्क को मॉनिटर करते रहो, ट्रैक करते रहो रिस्क स्टेटस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, पहले से ही थोड़ी सी प्लानिंग करके रखो कि अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क आ गया उस समय करोगे क्या, और जैसे ही तुम्हें दिखे हाँ भाई रिस्क दिख गया, रिस्क हमें को दिख गया है, तब क्या करेंगे? मैनेजमेंट प्लानिंग को उठाएंगे और अपने रिस्क रेजोल्यूशन कर देंगे। मतलब जो भी हमने प्लान बनाया था उसको इंप्लीमेंट करके रिस्क का रेजोल्यूशन कर देंगे। इंप्लीमेंट एक्शंस टू एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क। ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कि पहले आप रिस्क को एक्सेस करो फिर इसके ऊपर कंट्रोल करो, या तो इस तरह से कर लो, पहले एक फिर दूसरा, या फिर दोनों को इकट्ठे मिला के भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के दो ही प्रोसेस हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में क्या है? पहले आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, फिर उसको प्रायोरिटाइज कर दो कि रिस्क अगर आ गया ना, मान लो ये एक रिस्क है, रिस्क वन, ये रिस्क टू, अगर ये दोनों रिस्क सिस्टम में एक बार में आ गया तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? रिस्क टू को। तो ये हम लोग रिस्क प्रायोरिटाइजेशन में करते हैं।
ठीक है, ये आपने पहले से ही करके रखा है। और उसके बाद रिस्क कंट्रोल वाली हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, मतलब रिस्क को मॉनिटर करते रहो। जैसे ही सिस्टम रिस्क में आ जाए, जैसे ही सिस्टम को कोई रिस्क मिले, क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको निकालना है, और जो एक्शन बोला है उनको लेंगे, ताकि हमारा रिस्क जो है रिजॉल्व हो जाए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? जी भैया, बात समझ में आती है। वही लिखा है, दो ही तरीके हैं, कहाँ गया ये डायग्राम है, जीएफजी से उठाया गया। ये भी इसी चीज को बता रहा है। रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्रायोरिटाइजेशन। रिस्क कंट्रोल के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क रेजोल्यूशन। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, कंपनी ने जो हमारा यूजर है उसने बोल दिया, यार तुम लोग जो हो अच्छा काम करते हो, तुमने जो मेरे को प्लानिंग करके दी है वो मुझे पसंद आ रही है, तो लो तुम्हें मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फटाफट से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दो, तैयार कर दो। तो अगला अगला स्टेज क्या है हमारे पास? अगला स्टेज है भैया सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का। अब हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, द कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हमारा काम क्या है कि अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, अच्छा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना के, एक ब्लूप्रिंट बना के हम लोग अपने कस्टमर को दिखाएं, ताकि वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर हम लोग उसके ऊपर कोडिंग वोडिंग स्टार्ट कर देंगे। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको यूनिट 1 में बता चुका हूँ, मॉड्यूलैरिटी। Defining data structures, algorithms, and control flow, ensuring low coupling and high cohesion for maintainability, and producing artifacts like UML diagrams, data flow diagrams, structure and charts। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करोगे तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो क्या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एक ही पर्सन कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। उसमें डिफरेंट टीम्स बनती है, फ्रंट एंड कोई बनाएगा, बैक एंड कोई बनाएगा। तो उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मेरे को मिल गया ऑर्डर, उसने कहा ये वाला मेरे पास प्रोजेक्ट, तो मैं कहता हूँ फ्रंट एंड वाली टीम तुम लो और इसका डिजाइन मुझे तैयार करके दो, बैक एंड वाली टीम तुम लो, इसका डिजाइन मुझे तैयार करके दो। हर एक अपना डिजाइन तैयार करके देगा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स लगेंगे, कौन से एल्गोरिदम्स का यूज होगा, कौन से कंट्रोल कंट्रोल फ्लो का वो यूज करेंगे, ये सारी चीजें वो मुझे बताएगा। यस और नो? फिर मैं उनको डायग्राम्स की फॉर्म में बनाऊंगा और फिर अपने कस्टमर को दिखाऊंगा और समझाऊंगा सारी चीजें कि ये डिजाइन अगर आप डन करते हो तो मैं कोडिंग पार्ट शुरू करता हूँ, कोई चेंजेस है तो बताओ, चेंज करता हूँ। ये सब कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलैरिटी की कपलिंग और कोहेजन, उनको समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट से सिर्फ यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक। मॉड्यूलैरिटी क्या है पहले ही बता चुका हूं। मेरे पास एक बड़ी चीज है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके जब उस पर काम किया जाता है और बाद में उसको मर्ज कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। तो मॉड्यूलैरिटी इज अ डिजाइन प्रिंसिपल दैट डिवाइड द सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। टू मेन पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग मॉड्यूलैरिटी क्वालिटी आर कोहेजन एंड कपलिंग। कपलिंग एंड कोहेजन इनको समझते हैं। In software engineering, coupling and cohesion are two important principles that determine the quality of modular design। कह रहा है कि आपने मॉड्यूलर डिजाइनिंग तो अपना ली, चीजों को आप ब्रेक करके तो कर रहे हो, लेकिन मॉड्यूलर डिजाइनिंग जो है वो कितनी अच्छी होगी वो पता लगेगा कपलिंग और कोहेजन से। कह रहा है अगर कोई गुड डिजाइन है तो उसमें हाई कोहेजन होना चाहिए और लो कपलिंग होनी चाहिए। समझ नहीं आई भैया बात? कह रहा है ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, सॉफ्टवेयर को मैंने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कोहेजन का मतलब बच्चों क्या है, या कपलिंग का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कितने डिपेंडेंट हैं। अगर बताओ दो अलग अलग मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंट है ज्यादा, तो क्या मैं अच्छा काम कर पाऊंगा? उन पे अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? इसको ऐसे समझो, आप मुझे बताओ अगर मेरे दो ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और मैं उन पर अलग अलग काम कर रहा था, तो क्या काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाया होगा? नहीं हो पाया होगा भैया, अच्छे तरीके से नहीं हो पाया होगा। समझ लो एक कपल है, एक कपल है और उन दोनों कपल्स, या फिर ऐसा समझ लो दो फ्रेंड्स हैं जो काम एक साथ बहुत अच्छा करते थे। मैं दोनों को अलग अलग जगह पे ले गया और उनसे मैंने काम करवाया, तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया होगा? नहीं किया होगा। इसी को बोलते हैं कपलिंग। तो मैं चाहता हूं लो कपलिंग हो, मतलब ऐसे दो मॉड्यूल्स जो आपस में अच्छे तरीके से काम करते थे उनको मैं एक साथ रखूं। ठीक है, और कह रहा है हाई कोहेजन होनी चाहिए। कोहेजन क्या है? अंदर की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग है। लेटर से ये एक मॉड्यूल था और इसके अंदर जितनी मेरी चीजें थी वो सब आपस में अच्छे से काम करती थी, तो मैंने उनको एक साथ ही रखा, एक ही मॉड्यूल में डाला। तो दिस इज कॉल्ड हाई कोहेजन। बाकी डीपली समझते हैं, आ जाओ एक बार। कोहेजन मतलब क्या है? कोहेजन मेजर्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। फंक्शनल स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल इंटरनल जितने फंक्शंस हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। तो गुड डिजाइन तब होगा कि अंदर के मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल के अंदर के जो फंक्शन है उनमें तो अच्छी खासा रिलेशन हो, अच्छी खासी डिपेंडेंसी हो, लेकिन मॉड्यूल के बाहर वाले रिलेशन यानी कपलिंग में इतनी अच्छी चीजें ना हो, मतलब कपल जो है, दो मॉड्यूल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग। ये दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, इनके आपस के रिलेशन को क्या बोलेंगे?
ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर जितने फंक्शन है उनके आपस के रिलेशन को क्या बोलेंगे? कोहेजन। तो क्योंकि मैं अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग काम कर रहा हूं, तो अंदर की कपलिंग, तो इन दोनों की कपलिंग कैसी होनी चाहिए? लो। और मतलब दोनों की डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। और कोहेजन का मतलब अंदर वाले जितने फंक्शंस हैं उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पे हाई होनी चाहिए, हाई कोहेजन होना चाहिए, तभी एक मॉड्यूल अच्छे से काम कर पाएगा। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो कोहेजन मेजर्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। इट इंडिकेट्स हाउ क्लोजली रिलेटेड and focus the functions within a single module are. A highly cohesive module does one job well, whereas low cohesion means that the module contains unrelated task. Simple, clear है? तो जो हमारी कोहेजन है वो भी कई तरह की होती है, कोइंसिडेंटल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन। बताता हूँ क्या होते हैं सब। ये एक मॉड्यूल है। यस, मॉड्यूल के अंदर मैं बहुत सारे फंक्शंस ला सकता हूँ, यस और नो? बताओ मुझे, यस और नो। जी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मान लो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए थे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए थे। ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। मैंने कहा मैं जितने मेरे पास फंक्शंस हैं उनको एक मॉड्यूल में किस बेसिस पे लाऊंगा? तुम सब लाइन लगा लो, और लाइन के बेसिस पे लाऊंगा। तो ये मेरे पास एक फंक्शन था, मैं इसको इस मॉड्यूल में ले आया, दूसरा फंक्शन था, इसको इस मॉड्यूल में ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है ये इस मॉड्यूल के बाद खड़ा था, बस इसी बेसिस पे ले आया। कोइंसिडेंट था कि ये जो दूसरा वाला फंक्शन है वो एक फंक्शन के बाद आ गया, बाकी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल कोहेजन। पढ़ खुद लेना, मैं समझाता जा रहा हूं। कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो मुझे बताओ, जब मैं दो ऐसी चीजों को एक ही मॉड्यूल के अंदर ले आया, एक ही मॉड्यूल के अंदर ले आया जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ कोइंसिडेंस से दोनों एक साथ आ गए, तो क्या दोनों अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भैया, नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे बताओ कोहेजन की क्वालिटी कैसी है, लो या हाई? यहाँ पे लो है। तो अगर मैं कोइंसिडेंटल कोहेजन का इस्तेमाल करूंगा तो क्या अच्छा सॉफ्टवेयर कभी बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। अभी पढ़ के आए हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए हाई कोहेजन, लो कपलिंग चाहिए। यस और नो? जी भैया। लॉजिकल कोहेजन का क्या मतलब है? जब मैं ऐसे दो फंक्शन को ला रहा हूं जो लॉजिकली सिमिलर है। टेम्पोरल कोहेजन का क्या मतलब है? टेम्पोरल कोहेजन का मतलब है ऐसी चीजें जो एक स्पैन ऑफ टाइम में एक साथ आ रही थी उनको ले आया। ठीक है, तो ये टेम्पोरल कोहेजन है। फिर प्रोसीजरल कोहेजन मतलब एलिमेंट से रिलेटेड थ्रू फ्लो कंट्रोल, उनको मैं एक साथ ले आया। कम्युनिकेशनल कोहेजन का क्या मतलब है? जिनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी थी। इस तरह से समझो, जैसे स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप दो ही ऑपरेशन है तो इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये सेम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। जो भी मेरे ऐसे फंक्शन है जो सेम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशनल कोहेजन अच्छा होता है, मैं उनको एक साथ ले आया। और फाइनली सीक्वेंशियल कोहेजन का मतलब क्या है? जब दो चीजें आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कोहेजन। और फंक्शनल कोहेजन का क्या मतलब है? कि बेस्ट और मोस्ट डिजायर्ड टाइप की कोहेजन, जहां पे पूरी एक यूनिट एक सिंगल काम के लिए, एक सिंगल वर्क के लिए ऑपरेट करती है। अगर मैं कहूं एक फंक्शन बनाता हूं मैं लीनियर सर्च करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या करता है? लीनियर सर्च का आंसर देने के लिए एफर्ट करता है। यस, मतलब पूरा का पूरा एक फंक्शन हो गया, वो लीनियर सर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए एफर्ट करता है। इसी को बोलते हैं फंक्शनल कोहेजन। बस इतनी सी बात है। और ये क्या है? ये ऑर्डर दिया हुआ है आपको, ये देखो। सबसे लो क्वालिटी की कौन सी थी? कोइंसिडेंटल कोहेजन। जहां पे मैं दो फंक्शन को सिर्फ इसलिए एक साथ ले आया था क्योंकि वो एक के बाद एक थे, सिर्फ कोइंसिडेंट की वजह से। लॉजिकल कोहेजन क्या थी? जहां पे जब दो फंक्शन के बीच में कुछ लॉजिकल कनेक्शन था तब मैं उनको एक साथ लाया। टेम्पोरल कोहेजन क्या था? क्योंकि दोनों बार बार रिपीट हो रहे थे, एक दूसरे के आसपास घूम रहे थे, इसलिए ले आया। प्रोसीजरल कोहेजन में क्या है? जिस तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है कि एक के बाद दूसरे का आना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए ले आया। कम्युनिकेशनल कोहेजन का क्या मतलब है? दोनों सेम डेटा पे ऑपरेट करते थे, इसलिए ले आया। सीक्वेंशियल कोहेजन का क्या मतलब है? सीक्वेंशियल कोहेजन का ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। ए बी, इनका आउटपुट और इनपुट एक दूसरे पे डिपेंड करता था, इसलिए ले आया। फंक्शनल क्वेश्चन क्यों? बिकॉज ये एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन ही मैं उठा के ले आया जो कि एक कलेक्टिव एफर्ट करना चाहता है। ये सबसे बेस्ट टाइप की क्वेश्चन है। मैं यही तो चाहता हूं कि सारे मिलके एक चीज में एफर्ट करें, तब मैं कहता हूं कि अंदर की जो रिलेशनशिप है मॉड्यूल की वो बहुत अच्छी है। तो ये डिग्री ऑफ कोहेजन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आती है? हाँ भैया आती है। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो किस तरह की कोहेजन रखूंगा? फंक्शनल कोहेजन, बिकॉज ये बेस्ट टाइप की है। क्लियर? और मेरे को अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई कोहेजन चाहिए, लो कपलिंग चाहिए। सिंपल। जी भैया, नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग मेजर द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू मॉड्यूल्स। मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन की कौन मेजर कर रहा था? कोहेजन। मॉड्यूल्स की आपस में, अगर यहाँ पे एक मॉड्यूल ये है एक मॉड्यूल ये है, इन दोनों की जो इंटरडिपेंडेंस है वो कौन मेजर करता है? कपलिंग। तो हम लोग लोअर कपलिंग को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तरह की कपलिंग है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग का क्या मतलब है? डेटा कपलिंग occurs when modules communicate only by passing the required data
For example, passing two integers to a function for addition using call by value, it is the most desired type of coupling because ये बहुत ही ज्यादा मिनिमल डिपेंडेंसी की होती है, और मैं चाहता ही यही हूं कि दो मॉड्यूल्स आपस में मिनिमल डिपेंडेंसी रखें। क्लियर है, बात समझ में आती है? तो डेटा कपलिंग सबसे अच्छा मैं चाहता हूं, क्यों? बिकॉज ये लो डिग्री का होता है, इसलिए। क्लियर है? आप इसको समझ लो, ये कॉल बाय वैल्यू से रिलेट करता है कि यहां पे मैं सिर्फ कॉपी पास करता हूं, इसलिए। क्लियर? स्टैम्प कपलिंग क्या है? स्टैम्प कपलिंग को ऐसा समझो, स्टैम्प कपलिंग हैपेंस व्हेन मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग एन एंटायर डेटा structure rather than just the required fields. For example, passing a whole record to a function when only one or two fields are needed. This causes unnecessary dependency on data format. ठीक है, कह रहा है स्टैम्प कपलिंग कब होती है? जब दोनों मॉड्यूल्स एक ही डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। कंट्रोल कपलिंग क्या है? कंट्रोल कपलिंग एग्जिस्ट व्हेन वन मॉड्यूल पासेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अनदर। अच्छा, कह रहा है जब दो मॉड्यूल्स हो और दोनों मॉड्यूल्स के बीच में कंट्रोल के जो फीचर्स हैं या फिर कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है, कंट्रोल का लॉजिक है, वो शेयर होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग। फिर एक्सटर्नल कपलिंग क्या होती है? एक्सटर्नल कपलिंग अराइजेस व्हेन मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन शेयर्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर डिवाइसेज। एक्सटर्नल कपलिंग का क्या मतलब है? जब दोनों मॉड्यूल्स के लिए सेम हार्डवेयर हो। ठीक है। फिर कॉमन कपलिंग क्या बोल रहा है? कॉमन कपलिंग होती है व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर सेम ग्लोबल डाटा। जब ये दोनों सेम ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं तब क्या होती है? कॉमन कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या होती है? कंटेंट कपलिंग ऐसी हमारी है जिसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ही शेयर कर देते हैं, मतलब दोनों के दोनों को सेम कर दिया, दोनों ने एड्रेस ही सेम शेयर कर लिया। ये होती है कंटेंट कपलिंग। तो वही बोला, हम लोगों को कौन सी चाहिए सबसे ज्यादा? डेटा कपलिंग। क्यों? बिकॉज ये सबसे वीक होती है, इसमें हम लोग पास बाय वैल्यू करते हैं। ठीक है। स्टैम्प कपलिंग में क्या था? हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। कंट्रोल कपलिंग में क्या था? हम लोग कंट्रोल इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन शेयर करते हैं। एक्सटर्नल कपलिंग में क्या था, बताओ जरा, बोलिए। मैं खुद ही भूल गया, रुको एक सेकंड बताता हूँ। एक्सटर्नल कपलिंग में क्या था भैया? एक्सटर्नल रिसोर्सेज शेयर होते हैं, हार्डवेयर ना। यस। हाँ। और कॉमन कपलिंग में क्या? ग्लोबल वेरिएबल शेयर होते हैं। और कंटेंट कपलिंग में क्या? एग्जैक्ट एड्रेस ही सेम टू सेम शेयर हो जाता है, यानी कि पास बाय रेफरेंस। तो हम चाहते हैं कपलिंग सबसे लो रहे, और सबसे लो कहां पे है? डेटा कपलिंग में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग कौन सी है? डेटा कपलिंग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ भैया, बात समझ में आती है। तो कोहेजन कपलिंग समझ में आ गई क्या? जी भैया, कोहेजन कपलिंग समझ में आ गई। मतलब जब भी तुम डिजाइन बना रहे होगे ना, और डिजाइन बनाओगे तो उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे ही करोगे, तो इस तरह के मॉड्यूल्स बनाना कि उनके बीच में कपलिंग हो लो और कोहेजन हो हाई। क्लियर? मतलब ऐसी चीजें जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है उनको एक सिंगल मॉड्यूल में क्लोज कर देना, और ऐसी चीजें जिनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनको अलग अलग मॉड्यूल में असाइन कर देना। मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ कोहेजन और कपलिंग। ये मेरे पास क्लास है जिसमें मेरे पास 26 स्टूडेंट्स थे या 25 स्टूडेंट्स थे। टीचर ने कहा पांच पांच बच्चों के ग्रुप बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पांच पांच बच्चों का यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ, और पांच पांच बच्चों का ग्रुप इस तरह से बनाता हूँ कि जो बच्चे एक साथ कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते थे उनको मैंने इस ग्रुप में डाल दिया, जो बच्चे हिंदी में इंटरेस्ट रखते थे उनको मैंने इस ग्रुप में डाल दिया। मतलब जो सेम तरह की सोच रखते थे उनको एक साथ। और क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदी वाला ग्रुप हो, इसमें पांच बच्चे हैं जिनको हिंदी पसंद है, इसमें पांच बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, इसमें पांच बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। यस और नो? आप मुझे बताओ, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको हिंदी पसंद है और एक ऐसा बच्चा है जिसको मैथ पसंद है, तो हिंदी वाले को कहाँ डालूंगा? हिंदी वाले में। मैथ्स वाले को कहाँ डालूंगा? मैथ्स वाले में। सिंपल। दोनों को एक में तो नहीं डालूंगा। तो वही तो कर रहा हूं, जिनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस है उनको एक ग्रुप में रख दिया, उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? हाई कोहेजन। और क्योंकि हिंदी मैथ्स ये आपस में अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग मॉड्यूल बनाए, इसको क्या बोलते हैं? लो कपलिंग। सिंपल। आई बात समझ में? हाँ भैया, बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन ना ज्यादातर पूछता है डिफरेंस बिटवीन कपलिंग एंड कोहेजन। तो आप बिल्कुल डिफरेंस लिख सकते हो, ये वाला डायग्राम जरूर बना सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ कपलिंग का सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछता। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजाइन। या हेडिंग नहीं है, टाइप्स ऑफ डिजाइन, और ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में। हमको पढ़ने हैं भाई तीन टाइप्स ऑफ डिजाइन: फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, और यूजर इंटरफेस डिजाइन। देखना, function oriented design. Function oriented design is a design methodology where the system is viewed as a set of interacting functions that transforms inputs into outputs. The focus is on what functions the system must perform rather than on the data itself. It breaks the system into hierarchy of functions. Top down design uses data flow diagrams, structure charts, and pseudo codes. Emphasis on procedures and processes over data. नहीं आएगी बात समझ में? मैं समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ जाओ वापस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना बच्चों, उसमें दो तरह की अप्रोच बहुत फेमस है। कौन सी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कुछ रूल्स डिफाइन करती है। पहले ये वाला रूल आएगा, फिर ये वाला रूल आएगा, फिर ये वाला रूल आएगा। इसको ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन बनाया। यस, अगर मुझे अपने मेन फंक्शन के अंदर किसी दो चीजों का सम करना है तो सम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? अगर मेन फंक्शन में दो नंबर्स का सम करना है, सम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेन फंक्शन के अंदर मुझे सम फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो सिंपल सी बात है कि सम फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपल, यही तो है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, कि हम लोग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसमें क्लियर फंक्शनल डिकम्पोजिशन होती है। वेल सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड फोर्ट्रान। वही मैंने आपको समझाया कि हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर आपको यहाँ पे घर बनाना है तो पहले तहसीलदार के पास जाओ, पहले जमीन लिखवाओ, पहले बयाना लो जमीन का, उसके बाद आना ऑर्डर वॉर्डर मुझे बाद में देना। तो कुछ हमारे पास ऑलरेडी प्रोसीजर डिजाइन है ना, उसी को बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। जैसे यहाँ पे दिया है कि पहले हायर लेवल, अगर आपको मैं कह दूं कि तुम्हें हायर लेवल पे जाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले लोअर लेवल पे जाओगे, फिर ये तुम्हें इसके अगले ऑफिस में भेजेगा, फिर तुम्हें यहाँ भेजा जाएगा। यस और नो? ऐसा ही तो होता है जी भैया, ऐसा ही होता है। मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ, पहले मैं जाऊंगा टीचर से कहूंगा मैम मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, वो कहेगा पहले मैम के पीए से मिलो, पीए कहेगा 2 मिनट रुको मैम से पूछ के आता हूँ, फिर प्रिंसिपल मैम से मिलना। तो लोअर से हाई पे जाते हैं, कभी कभी हाई से लो पे आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। जब मैं रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह हर चीज से डील करता हूं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। और यहां पे अपने वही ऊप्स वाले 4 प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। कौन से भाई? इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, यस, इनहेरिटेंस, यस, पॉलीमॉर्फिज्म, और बोलिए जी, पॉलीमॉर्फिज्म और अपना क्या था भाई? इनकैप्सुल एब्स्ट्रैक्शन। यस, ये चारों फॉलो होंगे। जहां पर भी ऊप्स के प्रिंसिपल्स, वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बोल देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, तो यही लिखना है एंटिटीज दैट एनकैप्सुलेट व्हाट डेटा एंड एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। इनको हम जब यूज करते हैं और अपने क्लासेस को एज अ ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एज अ इंस्टेंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करवाते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं। ये सिर्फ यहाँ से आपको पॉइंट्स पढ़ लेने हैं और इनके बेस पे आपको सेंटेंसेस बड़े बड़े आंसर बना के आने हैं। क्लियर है? एडवांटेज क्या है भाई? ये रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। यही लिखा है क्लोजर मैपिंग टू रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, इजियर बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, कोड रीयूज को इनहेरिटेंस के जरिए सपोर्ट करता है, इजियर टू मेंटेन है, और इनकैप्सुलेशन की वजह से हम लोग इसको लार्ज मॉडल्स पे इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, सॉरी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें भी लो कपलिंग रहती है और हाई कोहेजन रहती है, जो हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर हम लोग ढंग से डिजाइन करें या फिर अपने नॉर्मल वर्ल्ड में देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पे फोकस किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगती है। उसके प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। यस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। फिर फाइनल यहाँ पे एग्जांपल वही दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लासेस, मैसेजेस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जब इन सब का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फाइनली है भाई यूआई डिजाइन। आपने हर तरीके की अप्रोच को फॉलो कर लिया। अब तीसरी अप्रोच ये है कि यूजर इंटरफेस, यूजर के लिए जो चीज आसानी हो, भले ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, भले ही मेहनत बढ़ जाए, लेकिन यूजर को हर चीज आसानी से दिखनी चाहिए। जब इस हिसाब से मैं डिजाइन करता हूं उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन। UI design is the process of designing the visual layout and interaction mechanism through which a user interacts with the system. It aims to make interaction efficient, intuitive, and pleasant. ठीक है? It includes designing screens, menus, forms, icons, navigation flow, considers human computer interaction, HCI principles, focus on usability, accessibility, aesthetics। मतलब बात ये है, भले ही मेहनत थोड़ी ज्यादा लगे लेकिन यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा हो, यहां पे हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। सिंपल प्रिंसिपल्स क्या है? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर प्रिवेंशन और एफिशिएंसी। क्लियर? यहां पे मैंने क्लैरिटी को पहले रखा है एफिशिएंसी से, मतलब क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एफिशिएंसी। यूजर को चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, भले ही एफिशिएंट थोड़ी कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर जो है उसका एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए बस। एडवांटेज क्या है? हम लोग यूजर की सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग टाइम को कम करना चाहते हैं, कॉस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, और यूजर सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर ले, इसको इंक्रीज करना चाहते हैं। वही एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर तो लाइटवर्क्स भी है और एडोबी प्रीमियर प्रो भी है। एडिटिंग वाले जो होंगे उनको पता होगा एडोबी प्रीमियर प्रो क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज इसका यूआई अच्छा है, यूजर को देखने में अच्छा लगता है। अगर मैं आपसे कहूं एक किताब उठाओ पढ़ दो, 95% रिसर्च है भाई, 95% बच्चे उस किताब को पढ़ लेंगे जो कि देखने में, जिसमें पिक्चर्स ज्यादा हो, या फिर जो थोड़ी सी पतली हो किताब, या फिर जिसका कवर बहुत अच्छा हो। फर्स्ट इंप्रेशन है ना ये तो इसी तरह से कह रहा है, जब यूजर यूआई को देख के ही उसको लगे यार क्या यूआई है, आसान है, सब तो समझ आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा सा डिजाइनिंग के बारे में, यूजर की साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये फ्रंट एंड वालों का काम है।
और मान लो यूआई पे तुमने बहुत ही यूजर की क्लैरिटी पे फोकस कर दिया, ऐसा ना हो ना कि तुम ऐसा सिस्टम बना दो जो बहुत ही स्लो हो। एफिशिएंसी हम लोग कह रहे हैं कि सेकेंड प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी तो क्लैरिटी है, लेकिन एफिशिएंसी भी हमें चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भले ही यहाँ पे प्राइमरी चीज मेरी क्लैरिटी है, लेकिन एफिशिएंसी ऐसा ना हो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया, कोई नहीं पूछेगा डायग्राम, सीधा थ्योरी लिख के आना, बढ़िया 5 मार्क्स की। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट का हर चीज कवर करवा दी है, बचा कुछ भी नहीं है, मिनिमम टाइम में, ज्यादा ज्यादा तेज बोल के गला मेरा बैठ गया बोल बोल के। लेकिन यस आई गेस सब चीजें समझ में आई हैं। अगर ये आपको मॉडल्स मैथमेटिकल वाले समझ नहीं आए हैं सब छोड़ दो, लेकिन फाइनल फंक्शन पॉइंट वाला मैथमेटिकल क्वेश्चन कर जाना, चांसेस हैं आने के, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वीडियो को 2 बार रिवाइंड करोगे ना, उस मेथड का रट्टा लगाना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, अगर है भी तो हमें समझना नहीं है, बात खत्म। डन है बात, जी भैया बात समझ में आती है। लेक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आपको मिल जाएगा मिड सेम एंड सेम सब कुछ मिला के, मैं आपको यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 के पीवाईक्यूज का एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको समझा दूंगा कि देखो हर चीज लेक्चर में कवर्ड है। क्वेश्चन का पीडीएफ उठाना, लेक्चर के नोट्स उठाना, 20 पेज के नोट्स इस चैप्टर के हैं और 30 पेज के पहले चैप्टर के, 50 पेज में यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने कवर की है, और 200 पेज वाले नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हर चीज बहुत डिटेल में, जिसको डिटेल में पढ़ना हो, ठीक है। बाकी इतने काफी है भाई, 60 आउट ऑफ 60 एंड सेम में, और 30 आउट ऑफ 30 मिड सेम में लाने के लिए उन नोट्स को उठाना, सॉरी नोट्स कह रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को उठाना और अपने नोट से टैली कर लेना, ए टू जेड सब कवर्ड है। जो एग्जांपल भी मैंने आपको करवाए हैं वो भी पीवाईक्यूज हैं, उसके अलावा कुछ पूछा नहीं गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी, आप हमें रिव्यू दे सकते हैं, और इसी तरह से जुड़े रहिए ब्राइट पाथ के साथ। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।